ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले, जो जिस टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं भाई वो बिल्कुल अच्छे हूँ। दोस्त लास्ट क्लास हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर किए थे। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कंसेप्ट था, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, फिर उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस का दो पार्ट था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो ये जो चार्ट सामने है तुम्हारा, वो चार्ट को एकदम पहले एक बार रीड करो। बोला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, SQSP। क्या बोला? SQSP। अच्छा, SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। तो पहले तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, फिर RSQSP। RSQ का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे। अब बोलेंगे सर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेशन होगा? मैं ऑलरेडी मटेरियल मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेशन होगा वो बता चुका हूं। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब तुम्हें 4 कलम बनाना है। अगर मैं जैसा स्टेटमेंट बनाया था, एक टेबल मैंने बनाया था कि चलो ऐसे टेबल बनाओ, डाटा फॉर मतलब डाटा लिखो, डाटा फॉर मटेरियल वेरिएंस, बजट, रिवाइज्ड बजट, एक्चुअल बजट का फिर 3 कलम था, क्वांटिटी रेट अमाउंट, रिवाइज्ड बजट का भी 3 कलम था, क्वांटिटी रेट अमाउंट, एक्चुअल का भी 3 कलम था, क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्या याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। तो या तो तुम्हें वो टेबल के हिसाब से, या तो तुम टेबल के हिसाब से जा सकते हो, नहीं तो अगर इजी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एकदम इजी प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम ये स्टेटमेंट मतलब ये फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम इस टेबल को फॉलो करो, फिर भी इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलो, क्योंकि अगर सिंपल प्रॉब्लम आएगा तो हम ये चारों कॉलम से कैलकुलेशन कर देंगे। अगर मतलब 4 कॉलम में कैलकुलेशन हो रहा है तो हम उधर 3 कॉलम, फिर इस कॉलम में सब कॉलम 3 था, इसका मतलब कुल मिला के 9 कॉलम हो रहा था मेरे जो डाटा। हाँ, वो हमारे लिए एकदम वो फॉर्मेट में सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो? यस सर। क्या बोला? बोलो क्या करोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो पहले लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। तुम बोलोगे कि सर चलो मैं पहले एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस लिख देता हूं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस लिख दूंगा। नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कलम को नंबरिंग किया। पहला कलम रहेगा, बोलो फटाफट, पहला कलम रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, फिर उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब पहले याद रखो, पहले स्टैंडर्ड आएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल आएगा। स्टैंडर्ड दो प्रकार का, स्टैंडर्ड फिर रिवाइज स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहले स्टैंडर्ड, चाहे वो क्वांटिटी या वो रेट, क्योंकि वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सीखो इसको, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो इसीलिए पहले स्टैंडर्ड उसके बाद एक्चुअल। क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ये मेरे लिए पहला कलम, ये दूसरा कलम, ये तीसरा कलम, ये चौथा कलम। अब तुम 1 - 2 करो, बोलो
1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3, फिर 3 माइनस 4, फिर 1 माइनस 4। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? 1 माइनस 4 ये मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। 1 माइनस 4 मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। हाँ सर, 1 माइनस 4 हमारा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। अब ये देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब, एसक्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए ही होगा। एसपी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एसपी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस, एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस। आरएसक्यू का मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आरएसक्यू का मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। अगर तुम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आर एस क्यू एस पी, जो कि आर एस क्यू एस पी, वो हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। क्या हो जाएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। अगर तुम एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करोगे, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल। अगर तुम एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल। क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल। अब देखो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, 1 में क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। 1 माइनस 2 हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, 1 माइनस 2 हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब देखो 2 माइनस 3, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, तो 1 माइनस 2 हो गया तुम्हारा यील्ड वेरिएंस। 2 माइनस 3 हो जाएगा तुम्हारा मिक्स वेरिएंस, 2 माइनस 3 हो जाएगा तुम्हारा मिक्स वेरिएंस। अब 3 माइनस 4, अब 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 3 माइनस 4 मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 3 माइनस 4 तुम्हारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो गया। हाँ, अब 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। इसका मतलब अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखो 1 को देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, 3 को देखो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
ठीक है, चलो इसको थोड़ा और यहीं पे लिखो शॉर्ट में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। क्यों, 1 क्या था सर, 1 था स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। इसका मतलब स्टैंडर्ड, अच्छा ये एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये मटेरियल, चलो इसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्यों, डेफिनेटली लिखेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बोलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3 माइनस 4। 3 क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, 4 क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। तो ये हो रहा है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था, ओके। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो जाएगा तुम्हारा फिर से गलत हो गया सर, ये क्या हो रहा है आज सॉरी, आई एम सो सॉरी। देखो शुरू से एकदम स्टार्ट करो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो रहा है 1 माइनस 4, ठीक है। 1 क्या है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस 4 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस होगा, एक्चुअल कॉस्ट। बस ये हो गया तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अब देखो उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज योर, मैं इधर रेड का सिग्नल दे रहा हूं, वन माइनस 3। 1 में क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस 3 में क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओह इसीलिए गलत हो रहा है, बार बार मैं सोच रहा हूँ क्यों गलत हो रहा है। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं था बेटा, ये मटेरियल, ये तो यील्ड, ये तो मिक्स, ये तो प्राइस, ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस था। मैंने गलती से इसको मटेरियल प्राइस, दो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा था, तो इसीलिए मेरा 2 बार गलत हो गया। चलो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया तुम्हारा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस तुम्हारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है। फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये हो जाएगा तुम्हारा 1 नहीं, ध्यान अच्छे से बोलो, मतलब एकदम ठीक से बोलो, 3 माइनस 4। तो 3 क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ये हो रहा है तुम्हारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल
कॉस्ट, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस। फिर उसके बाद मटेरियल मिक्स, मटेरियल मिक्स वेरिएंस तुम्हारा होगा 2 - 3। 2 में क्या था, आर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी, ये हो रहा है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हो गया मटेरियल मिक्स। उसके बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 1 - 2। 1 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस आर एस क्यू एस पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। चलो अभी शुरू करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो फटाफट हेडिंग दे दो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऑल्सो टर्म्ड एज वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को हम डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस भी बोल सकते हैं। It is the difference between the actual direct wages, standard direct wages specified for the activity achieved। इसका मतलब स्टैंडर्ड वेजेस एक्चुअल वेजेस का डिफरेंस कहलाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बोलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट का डिफरेंस। चलो, जो स्पेस दिया हुआ है नोट्स लिखने के लिए, तो तुम यहीं पे नोट्स लिखो। अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैथ नहीं है तो तुम अपना कॉपी में लिख सकते हो। तो ठीक है, लिखो व्हाट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बेटा ये डायरेक्ट लेबर का वेरिएंस, इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड होता है, तो ओवरहेड वेरिएंस में हम सीखेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का वेरिएंस कैसे कैलकुलेशन होगा। अभी जो भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने कैलकुलेशन किए थे या डिस्कशन किए थे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। अब हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखो पहले समझो लेबर कॉस्ट क्या होता है। लेबर कॉस्ट समझने के बाद तुम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को समझ सकते हो। तो इसीलिए पहले तुम्हें समझना होगा लेबर कॉस्ट क्या होता है। तो लेबर कॉस्ट मीन्स अमाउंट स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ labor and employee, that is human resources employed in the organization। मैं जानबूझ के क्लास थोड़ा स्लो ले रहा हूं क्योंकि जो भी एवरेज बच्चे उसको समझ में आएगा। अगर हम स्पीड जाएंगे तो एवरेज बच्चों को समझने के लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जो भी स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से नॉर्मल स्पीड। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा फास्ट चाहिए तो हमारा, अगर तुम पेन ड्राइव में क्लास कर रहे हो तो जो प्लेयर है ना वो प्लेयर में स्पीड करने का मतलब स्पीड करना फिर स्लो करने का एडजस्ट, स्पीड स्लो एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन है, तुम वहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हो।
अगर तुम मोबाइल एप्लीकेशन में एक क्लास कर रहे हो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में भी स्पीड और स्लो का ऑप्शन है, वहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि क्लासेस मतलब मैं स्लो जा रहा हूँ तो तुम एक काम कर सकते हो, स्पीड 1.25, लेकिन पहले बार जब कर रहे हो 1.25 से ज़्यादा मत करो, समझ में नहीं आएगा, मतलब लेपना रह जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। तो इसीलिए तुम 1.25 मैक्सिमम कर सकते हो। हाँ, अगर सेकेंड टाइम तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से तुम स्पीड एडजस्ट करो, मैक्सिमम 2 है तो मैक्सिमम तक भी तुम यूज कर सकते हो। तो लेबर कॉस्ट मीन्स अमाउंट स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉयड हुए उन लोग के लिए ऑर्गेनाइजेशन जितना भी खर्चा करेगा, जो भी खर्चा करेगा, सारे के सारे लेबर कॉस्ट। जानते हो लेबर कॉस्ट कैन बी 2 टाइप्स। हाँ, लेबर कॉस्ट 2 प्रकार का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा, दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन इधर हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का वेरिएंस। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस ओवरहेड वेरिएंस में आएगा। चलो, अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्ट लेबर is called as direct labor cost। डायरेक्ट लेबर के लिए तुम जितना भी खर्चा करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर, ओ सर, अमाउंट एक्सपेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ indirect labor is called as indirect labor cost। अगर इनडायरेक्ट लेबर के लिए तुम कुछ भी खर्चा करते हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? ओके सर, ये डायरेक्ट लेबर क्या होता है? सर, ये इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? लिखाता हूं, लिखो। डायरेक्ट लेबर्स are those who are directly engaged in production। जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज्ड है, मतलब अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, प्रोडक्शन रुक जाएगा क्योंकि वो वर्कर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में है। उसके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस आगे नहीं जा पाएगा, उसके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस आगे नहीं जा सकता है, रुक जाएगा। उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। तो लिखो, डायरेक्ट लेबर्स आर दोज who are directly engaged in production system। Indirect labors are those who are not direct labor। जो डायरेक्ट लेबर नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट लेबर नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर।
तो पहले तुमने डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके बाद तुम इनडायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट लेबर नहीं है वो इनडायरेक्ट लेबर। अगर तुम ऐसे लिखोगे, सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट नहीं है। अगर तुम ऐसे बोलोगे कि जो मतलब डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, जो इनडायरेक्ट नहीं है, फिर इनडायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट नहीं है, ये आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। इंस्टीट्यूट समझेगा कि तुम उसको बकवास बात कर रहे हो, तुम उसके साथ बकवास बात करते हो। तो डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन पहले लिख दो, ठीक है, फिर इसके बाद तुम लिख सकते हो कि जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट। अच्छा, अब लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या बेटा याद है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कितना पार्ट था? मैंने पहला क्लास में चार्ट बनाया था, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का 3 पार्ट है। लेबर रेट वेरिएंस, सर ये चार्ट तो मैं लिख चुका हूँ पहला क्लास में। हाँ उधर लिखा था तो क्या हुआ, फिर से लिखो, क्योंकि जितना बार तुम लिखोगे उतना बार तुम्हारा दिमाग उसको रिसीव करेगा, वो तुम्हारा परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अगर तुम एक बार लिख दोगे या 2 बार लिखने से कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें बार बार 100 बार लिखना पड़ेगा। अगर 100 बार तुम सिलेबस को मतलब नोट्स को लिखते हो, तुम एक काम करो, पहले क्लास कर दो, फिर उसके बाद 100 टाइम्स मैं जितना भी नोट्स लिखाऊंगा उसको लिख दो, और पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। तुम्हें इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट दे देगा, अगर नहीं दिया तो मैं दे दूंगा तुम्हें इंटरमीडिएट या फाइनल क्वालिफाई का सर्टिफिकेट। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3 पार्ट था, लेबर रेट वेरिएंस, फिर उसके बाद लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, फिर उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का 3 पार्ट था, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर हो सर, ये लेबर रेट वेरिएंस, देखो लेबर रेट वेरिएंस का मतलब, जो मान लो तुमने सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के लिए 10 रुपया देना है, यानी 10 रुपया तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट, लेकिन तुम्हें 12 रुपया, तुम 12 रुपया दे रहे हो, तो 12 रुपया तुम्हारा एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट का डिफरेंस हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट का डिफरेंस हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, और लेबर रेट वेरिएंस के लिए पर्सनल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके लिए पर्सनल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए पर्सनल मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब होता है, तुमने बोला था कि 5 घंटे में पूरा काम हो जाना चाहिए, लेकिन 6 घंटा में काम कंप्लीट हुआ, या 7 घंटे में काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब लेबर का एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है।
तुमने सोचा था कि 5 घंटे में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन काम कंप्लीट होने के लिए 6 घंटा लगा। तो इसको कहते हैं, ये जो डिफरेंस होता है मतलब लेबर आवर का जो डिफरेंस होता है वो होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बोलो आइडियल टाइम वेरिएंस। देखो आइडियल टाइम वेरिएंस में का मतलब इधर काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे स्लोली काम हो रहा है। अच्छा, आइडियल टाइम किसी भी कारण के लिए आ सकता है। देखो हाँ, मैंने लेबर को अपॉइंटमेंट करना किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? पर्सनल मैनेजर का। अगर लेबर अपॉइंटमेंट करेक्ट रेट में नहीं होगा तो उसका जिम्मेदारी पर्सनल मैनेजर के पास जाएगा। हाँ। फिर लेबर को मतलब काम कराना प्रोडक्शन मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर लेबर काम नहीं करेंगे ठीक से, वो हो जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलेंगे सर लेबर आइडियल टाइम का मतलब भी लेबर काम नहीं कर रहे हैं। आइडियल टाइम का मतलब क्या होता है? आइडियल टाइम का मतलब होता है लेबर को पैसा दिया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे सर आइडियल टाइम का कॉजेस क्या होता है? देखो मान लो मटेरियल शॉर्टेज हो गया, क्या प्रोडक्शन होगा या रुक जाएगा? सर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो लेबर तो बैठेंगे, आइडियल टाइम आएगा, क्या उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। क्यों? प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना। अगर तुम उसको मटेरियल नहीं दोगे तो क्या वो जाके मटेरियल परचेज करके प्रोडक्शन करेगा? नहीं। मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? खाना बनाना। तुम्हारा घर में एग्जाम्पल है तो घर का एग्जाम्पल को समझो, समझ में आ जाएगा। हाँ सर, चलो हम घर का एग्जाम्पल समझते हैं। बोलो घर में मैनेजमेंट किसको कहते? मतलब मैनेजमेंट कौन? मैनेजमेंट का मतलब घर का हेड, सर पिताजी, ठीक है। फिर परचेज मैनेजर कौन? परचेज मैनेजर का मतलब बाजार से राशन खरीदना, ये सब परचेज मैनेजर। मान लो कि तुम्हारा जो भैया, बड़ा भैया, वो परचेज मैनेजर। फिर प्रोडक्शन मैनेजर कौन है? मम्मी, घर में खाना बनाना। हाँ, तुम्हारा रूल था कि 12 बजे मतलब 12 नून में सब लोग खाएंगे, मतलब 12 नून में खाना रेडी हो जाना चाहिए। अगर 12 नून से आगे मतलब देर हो गया तो ये मम्मी का रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मम्मी को पूछोगे मम्मी क्यों 12 बजे तो हमें खाना था, क्यों लेट हुआ? चलो, इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर मम्मी ने बोली कि देखो मटेरियल नहीं था, गैस खत्म हो गया, फिर घर का काम हो रहा था, मतलब पूजा था तो घर का काम हो रहा था, इसके वजह से लेट हो गया। अब इसका जिम्मेदारी किसका? मैनेजमेंट का, ठीक है। तो लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट के पास जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट का अगर मिसमैनेजमेंट होगा तो लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। पावर फेलियर, क्या उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। मटेरियल शॉर्टेज, क्या उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। लेबर स्ट्राइक हुआ, क्या उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सर लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएगा? सर हमने तो नहीं बोला। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास जाएगा तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
लिखो लेबर कितना स्पेस है, हाँ बहुत स्पेस है, लिखो लेबर। अच्छा ये क्या है, रेट वेरिएंस। अच्छा एक काम करो, थोड़ा इधर आओ। अच्छा नहीं, हम फॉर्मूला लिखने के बाद मैं ये टेक्निक सिखाऊंगा। लेबर रेट वेरिएंस इज द portion of labor cost variance which arises due to standard rate actual rate difference। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस के वजह से लेबर रेट वेरिएंस आता है। स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट का डिफरेंस के वजह से मटेरियल रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस आता है। अगर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट बराबर रहेगा तो लेबर रेट वेरिएंस नहीं होगा। तो फॉर्मूला लिखो, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू, बोलो क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, क्या होगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो फेवरेबल, अगर नेगेटिव हो रहा है तो एडवर्स। पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल, नेगेटिव होगा तो एडवर्स। अब लिखो लेबर रेट वेरिएंस arises due to change in basic wage rate। अगर बेसिक वेज रेट में चेंज हो जाता है तो लेबर रेट वेरिएंस आएगा। तुमने बोला था कि पर आवर 10 रुपया देना है, मतलब तुमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 10 रुपया, लेकिन एक्चुअली लेबर को 12 रुपया दिया जा रहा है, तो बेसिक वेज रेट में चेंज हो गया। दूसरा, ऑन शेड्यूल ओवर टाइम। देखो जो शेड्यूल, अगर शेड्यूल्ड ओवर टाइम के साथ काम होगा तो तुमने जो रेट सोचा होगा वही रेट पेमेंट होगा, लेकिन तुम अचानक लेबर को बुला रहे हो क्योंकि थोड़ा अर्जेंट काम था तो इसको कहते हैं ऑन शेड्यूल ओवर टाइम। तो ऑल ऑन शेड्यूल ओवर टाइम होगा तो लेबर तो भाव खाएगा, अगर लेबर भाव खाता है तो उससे तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो ऑन शेड्यूल ओवर टाइम के लिए भी लेबर रेट वेरिएंस आ सकता है। चलो ये हो गया तुम्हारा लेबर रेट वेरिएंस। अब बोलेंगे सर पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिखाइए। बेटा लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम बाद में सीखेंगे, एकदम लास्ट को। मैं थोड़ा रिवर्स अप्रोच जा रहा हूं। मटेरियल वेरिएंस में मैंने पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सिखाया था। हाँ चलो एक काम करो, फिर बाद में याद होगा या नहीं होगा वो रुक जाएगा, तो इसीलिए मैं इधर ही लिखाता हूँ
अच्छा, मेरे पास स्पेस है क्या कहीं पे भी? हाँ, ये तो मटेरियल का, देखो ये जो मटेरियल के लिए जो स्पेस दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा जो मैंने एग्जांपल किया था वो एग्जांपल तुम इधर लिख सकते हो, स्पेस है ना। तुम पहले कॉपी का मतलब तुम्हारा नोट्स का मैट का स्पेस यूज करोगे, फिर उसके बाद तो इधर ही मैं लिख रहा हूँ, लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एक्चुअल लेबर कॉस्ट का डिफरेंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सर, ओ सर, हाँ, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला लिखो। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला तुम बोलो। सर, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो फेवरेबल, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो एडवर्स। हमेशा पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल, नेगेटिव होगा तो एडवर्स। नेक्स्ट लिखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ऑल्सो टर्म्ड एज लेबर टाइम वेरिएंस। बेटा ये लेबर टाइम वेरिएंस आइडियल टाइम नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि ये लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस नहीं है। अच्छा, तो लिखो लेबर एफिशिएंसी ऑब्लिक टाइम वेरिएंस। देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस is that portion of labor cost variance which arises due to difference between standard hours specified for actual output and actual hours expended. Labor efficiency variance is that portion of labor cost variance which arises due to difference between standard hours and actual hours. बेटा स्टैंडर्ड आवर एंड एक्चुअल आवर का डिफरेंस होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लिखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू
स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या है वो फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का दो पार्ट है, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड। लेबर मिक्स वेरिएंस का दो पार्ट है, लेबर एफिशिएंसी का दो पार्ट है, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड। ओके, देखो हम लोग का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा का पूरा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन लेबर कॉस्ट वेरिएंस का लेबर कॉस्ट वेरिएंस डिस्कशन हुआ, लेबर रेट वेरिएंस डिस्कशन हुआ, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस डिस्कशन हुआ, फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। लेबर एफिशिएंसी में लेबर मिक्स, लेबर यील्ड, तो मिक्स यील्ड डिस्कशन नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूं लेबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस को। देखो पहले देखो, बाद में तुम चार्ट ड्रॉ करोगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। उसका दो हिस्सा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर यूसेज का दो पार्ट था, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लेकिन मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस का डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको काट दिया। मैंने तो बोला था तुम नहीं लिखोगे, मैं लिखने के बाद तुम लिखोगे। ओके, अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ एकदम 100% सेम, लेकिन उधर प्राइस के जगह पे यहां पे रेट यूज होगा, वहां क्वांटिटी यूज हो रहा है, यहां आवर यूज होगा, लेकिन बाकी का कंसेप्ट सेम है। अब बोलो ये तो हो जाएगा वही स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस था। अब सेम ही रहेगा लेबर कॉस्ट के लिए, क्या? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर। मैंने बोला कि मटेरियल के लिए प्राइस, लेबर के लिए रेट, बाकी सब बराबर। मटेरियल के लिए क्वांटिटी, लेबर के लिए आवर, बाकी बराबर।
अब लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड सर प्राइस, प्राइस के जगह में रेट होगा, माइनस एक्चुअल रेट इनटू सर क्वांटिटी, क्वांटिटी के जगह में आवर हो जाएगा। हाँ, इधर क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला के साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला फ्री में मिल रहा है। जब तुम आगे फिर चार्ट बनाओगे, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड, वो भी मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड का यील्ड के साथ बराबर होगा, और भी मटेरियल यील्ड, लेबर यील्ड, मटेरियल मिक्स, लेबर मिक्स, ये सब बराबर हो जाएगा। लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अलग है। लेबर एफिशिएंसी क्योंकि लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, मटेरियल आइडल टाइम नहीं था तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को हम लिंक नहीं करेंगे। चलो एक काम करो, कॉपी का लास्ट में इधर कुछ स्पेस फॉर क्लास डिस्कशन है, यहां एक एग्जाम्पल लिखो। कॉपी का एकदम लास्ट पेज को आइए, एक एग्जाम्पल लिखो। The details regarding the composition and weekly wage rate. The details regarding the composition and weekly wage rate of labor force on a job scheduled to be completed 30 weeks और आज follows। मैंने शेड्यूल किया था कि 30 वीक में वो जॉब को कंप्लीट कर दूंगा, बस वही जॉब के लिए मैं तुम्हें डिटेल्स दे रहा हूं। पहला कलम बनाओ कैटेगरी, लेबर का कैटेगरी भी होता है। फिर उसके एक कलम बनाओ उसके बाद स्टैंडर्ड, और एक कलम बनाओ एक्चुअल। स्टैंडर्ड का भी 2 पार्ट, एक्चुअल के लिए भी 2 पार्ट। स्टैंडर्ड के लिए 2 पार्ट, एक्चुअल के लिए भी 2 पार्ट। नंबर ऑफ लेबर, वीकली वेज रेट, पर लेबर। नंबर ऑफ लेबर, वीकली वेज रेट पर लेबर। एक्चुअल में भी नंबर ऑफ लेबर, वीकली वेज रेट। पर लेबर।
नंबर ऑफ लेबर, वीकली वेज रेट पर लेबर। अब लिखो कैटेगरी में स्किल्ड, स्किल्ड लेबर। मैंने स्टैंडर्ड बोला था कि 75 नंबर, वीकली रेट 60, एक्चुअली हुआ 70, ये भी 70। सेमी स्किल्ड, फोर्टी फाइव, 40, 30, 50। अनस्किल्ड, 60, 30, 80, 20। The work is actually completed in 32 वीक्स। मैंने बोला था कि वो काम खत्म हो जाएगा 30 वीक में, लेकिन एक्चुअली वो काम 32 वीक में खत्म हो रहा है। कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस, कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस। दूसरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तीसरा लेबर एफिशिएंसी ऑब्लिक टाइम वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी ऑब्लिक टाइम वेरिएंस। चलो उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले तुम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन करो। पहले तुम लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन करो। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को याद करो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को याद करो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मैंने बोला था कि पहले तुम्हें एक टेबल बनाना होगा। पहले तुम्हें एक टेबल बनाना होगा। इधर भी हम टेबल बनाएंगे, मतलब पहले डाटा कलेक्शन करेंगे। नहीं तो जो शॉर्टकट फार्मूला मैंने सिखाया था 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, वो भी तुम लगा सकते हो। फिर मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में बोला था कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इक्वल होगा, याद करो, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट बराबर होता है तो रिवाइज स्टैंडर्ड या रिवाइज बजट का जरूरत नहीं होगा। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा, फिर मैंने बोला था अगर एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रहा है, अगर एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रहा है तब यही मान के चलेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट बराबर है, तो उस वक्त हमें रिवाइज्ड बजट बनाना नहीं पड़ता है। If question is not given standard output and actual output, then in this case we can assume that standard output and actual output are equal. In this case we can assume that standard output and actual output are equal. In this case we need not to prepare revised budget.
तो ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मिसिंग, तो इसीलिए हम रिवाइज्ड बजट नहीं बनाएंगे। तो पहले लिखो डाटा फॉर लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस के लिए तुम डाटा बनाओ। In this case, standard output and actual output are assumed to be equal. Hence, don't require revised budget. कैटेगरी जो बजट होगा वही रिवाइज्ड बजट हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं, ये एग्जांपल के लिए। फिर एक्चुअल, बस 3 कलम होगा। आवर रेट अमाउंट, बोलो। स्किल, देखो मैंने शेड्यूल किया था 30 वीक में काम खत्म होगा। देखो इधर हम आवर तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड मेरा कितना था 75, फिर स्टैंडर्ड वीक कितना था 30। मुझे आवर चाहिए, लेकिन आवर क्या एक दिन का या एक सप्ताह का? सर एक सप्ताह का आवर चाहिए। हाँ, 75 वर्कर थे मेरे स्किल्ड, मेरे पास स्किल्ड वर्कर कितने थे 75। मैंने कितना दिन के लिए बोला था 30, तो इधर हो जाएगा 75 इंटू 30। मान लो 1 वीक इज 1 आवर। ठीक है, 1 वीक इज 1 आवर, सिंपल हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें फिर से आवर के लिए 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं।
रेट कितना था 60, ये 1,35,000 आ रहा है। सेमी स्किल्ड कितना वर्कर 45 इंटू 30, उसका रेट कितना था 40, 55। अनस्किल्ड 60 इंटू 30, 30, 54। एक्चुअल के पास आइए, एक्चुअल वर्कर कितना स्किल का 70। बोलो एक्चुअली जॉब क्या 30 वीक्स में कंप्लीट हुआ या 32, तो एक्चुअल आवर तो 32 के हिसाब से आएगा ना, क्योंकि मैंने यही अज्यूम कर रहा हूं कि एक सप्ताह 1 घंटा, तो इधर 70 इंटू 32 होगा। हाँ सर, इधर 30 इंटू 32 होगा। हाँ, इधर 80 इंटू 32 होगा। रेट बोलो 70, 50, 20, ये 156,800, ये 48,000। एक काम करो, दिस विल बी योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना 135 प्लस 54 प्लस 54। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज योर 2,43,000। दिस विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट 156,800 प्लस 48 प्लस 51,200, ये हो रहा है तुम्हारा 256। जरा इसको कैलकुलेशन करो, 75 इंटू 30 कितना हो रहा है 2250, ये हो रहा है 1350, ये हो रहा है 1800। ये हो रहा है 2240, 960, टू 560। अब लिखो बोलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। बोलो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना 243 माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट 256, 243 माइनस 256, 13,000 एडवर्स। नेक्स्ट लिखो लेबर रेट वेरिएंस, क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। स्किल का स्टैंडर्ड रेट कितना
60 माइनस एक्चुअल रेट कितना 70 इंटू एक्चुअल आवर 2240, ये आ रहा है 22,400 एडवर्स 22,400 एडवर्स। स्किल सेमी स्किल 40 माइनस 50 इंटू 960, ये आ रहा है 9600 एडवर्स। ऑन स्किल 30 माइनस 20 2560, ये आ रहा है 25,600 फेवरेबल। ये तीनों को टोटलिंग करो, नेट रिजल्ट आ रहा है 6400 एडवर्स। नेट रिजल्ट आ रहा है 6400 एडवर्स। ये हो गया लेबर रेट वेरिएंस। नेक्स्ट लिखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलो फॉर्मूला क्या है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। बोलो स्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर 2250 माइनस एक्चुअल आवर 2240 इंटू 60, ये 600 फेवरेबल आ रहा है। सेमी स्किल्ड 1350 माइनस 960 इंटू 40, ये 15,600 फेवरेबल आ रहा है। ऑन स्किल 1800 माइनस 2560, ये 22,800 एडवर्स आ रहा है। इसको टोटलिंग करो, 600 फेवरेबल 15,600 फेवरेबल माइनस 22,800 एडवर्स, ये 6,600 एडवर्स आ रहा है। ये 6,600 एडवर्स आ रहा है। 6,600 का एडवर्स आ रहा है। अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस तुम्हारा 13,000 का एडवर्स आया था। इसका दो पार्ट था, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस 6,400 एडवर्स आ रहा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 6,600 एडवर्स आ रहा है। ये दोनों को अगर तुम टोटल करोगे तो तुम्हारा 13,000 एडवर्स आएगा। ये दोनों को अगर टोटल करोगे तो तुम्हारा 13,000 एडवर्स आएगा। ओके, अब लिखो आइडियल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। देखो बेटा आप पहले समझो कि आइडियल टाइम क्या होता है, फिर आइडियल टाइम के लिए जो भी वेरिएंस आएगा उसको कहते हैं आइडियल टाइम वेरिएंस। देखो आइडियल टाइम का मतलब लेबर को पेमेंट हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सर मतलब मान लो कि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया,
क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। लेकिन उस टाइम के लिए भी लेबर को पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा, मान लो पावर फेल्योर हो गया, क्या उस वक्त प्रोडक्शन होगा? नहीं, लेकिन लेबर को पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है। क्या मटेरियल शॉर्टेज, पावर फेल्योर नॉर्मल कोर्स में होता है? सर नॉर्मल कोर्स नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब होगा आइडियल टाइम का abnormal कजेस। ये होगा आइडियल टाइम का abnormal कजेस। ये सब abnormal आइडियल टाइम होगा, abnormal आइडियल टाइम। बात सोचो, जब लॉन्च टाइम पे लेबर खाना खाएगा, आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, उसके लिए भी पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि लेबर तो होल डे का पैसा लेगा। क्या जो खाना खा रहा है लेबर, उस वक्त प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। ये भी आइडियल टाइम। क्या ये नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए? हाँ सर, लेबर खाना नहीं खाएगा तो काम करेगा कैसे? अच्छा, तो आइडियल टाइम दो प्रकार का होता है, नॉर्मल, abnormal। लिखो इस बात को। आइडियल टाइम वेरिएंस occurs due to ideal hours during ideal time. Payment is made to worker, but there is no production. आइडियल टाइम में क्या होता है? वर्कर को पेमेंट दिया जाता है। आइडियल टाइम में क्या होता है ना, वर्कर को पेमेंट दिया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आइडियल टाइम ये दो प्रकार का होता है, नॉर्मल, abnormal। आइडियल टाइम हमेशा लॉस होगा। आइडियल टाइम के वजह से कभी तुम्हारा फायदा हो सकता है? नहीं, आइडियल टाइम के वजह से हमेशा तुम्हारा नुकसान ही होगा। ये जो नुकसान होगा ये तुम्हारा दो प्रकार का, नॉर्मल और एक abnormal। तो अब लिखो नॉर्मल आइडियल टाइम लॉस। नॉर्मल लॉस मीन्स the loss which cannot be reduced to some extent। नॉर्मल लॉस को तुम रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ये होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे कि टी ब्रेक, लॉन्च ब्रेक, ये सब, इसको तुम लाखों कोशिश करने के बाद भी रिड्यूस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, the loss of labor hours
फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू मशीन, पहले लिखो बाद में समझाऊंगा। लॉस ऑफ लेबर आवर्स ड्यू टू सेटिंग ऑफ मशीन, लॉस ऑफ लेबर आवर्स ड्यूरिंग लंच टाइम, टी टाइम एक्सेट्रा। देखो मान लो कि लेबर को 10 बजे में फैक्ट्री में पहुंचना चाहिए, तो वो 10 बजे फैक्ट्री गेट के पास पहुंचेगा, वहां पे उसका रिकॉर्ड होगा, एंट्री टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा कि हाँ ट्रेन। लेकिन फैक्ट्री गेट से मशीन तक वो पैदल में जाएगा, क्या कुछ टाइम लगेगा? या सीधा जंप किया ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए जो फैक्ट्री टाइम तक तुम जाओगे, सॉरी मशीन तक तुम जाओगे, फिर मशीन से फैक्ट्री गेट को आओगे, लॉन्च टाइम, टी टाइम, ये सब नॉर्मल लॉस होगा। नेक्स्ट लिखो अबनॉर्मल आइडल टाइम लॉस। It arises due to lack of management efficiency। अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा तो ये हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली काम नहीं करेगा तो अबनॉर्मल आइडल टाइम आ सकता है। It occurs due to following reasons। It occurs due to following reasons। बोलो 1 2 3 4 5 6 abnormal रीजन तो बताओ। सर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर पावर फेल्यूर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर फेल्यूर, फिर उसके बाद सर मशीन ब्रेकडाउन, लेबर स्ट्राइक, कुछ भी हो सकता है। ये सब के लिए अबनॉर्मल आइडल टाइम आ सकता है। ये सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सर मैनेजमेंट। हेंस मैनेजमेंट विल हेल्प responsible for abnormal idle time। आप बोलेंगे सर क्या abnormal idle time के लिए मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? हाँ सर, नॉर्मल आइडल टाइम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? सर नॉर्मल आइडल टाइम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? बेटा नॉर्मल आइडल टाइम होगा ही होगा,
तो मैनेजमेंट लाखों कोशिश करने के बाद भी उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल आइडियल टाइम के लिए जो लॉस होगा वो डेफिनेटली होना चाहिए, फिर हुआ तो वो वेरिएंस का पार्ट नहीं होगा। अरे भाई जो होना चाहिए वो हो रहा है, इसको मैं रोक नहीं सकता हूं, क्या उसके लिए मैं जिम्मेदारी हूं? नहीं। लेकिन मेरा गलती कहाँ आएगा? अगर अबनॉर्मल आइडियल टाइम हुआ तो इसीलिए आइडियल टाइम का वेरिएंस जो कैलकुलेशन होगा वो नॉर्मल के लिए कैलकुलेशन होगा या अबनॉर्मल के लिए कैलकुलेशन होगा? सर आइडियल टाइम का वेरिएंस अबनॉर्मल आइडियल टाइम के लिए कैलकुलेशन होगा। बोलो भारत माता की जय। लिखो आइडियल आवर्स इज इक्वल टू आइडियल आवर्स इज इक्वल टू पेमेंट आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर। कितना घंटा के लिए तुमने पेमेंट किया उसमें से माइनस करो एक्चुअल वर्किंग आवर्स, तो तुम्हें मिल जाएगा आइडियल आवर्स। फिर आइडियल आवर के साथ अगर तुम स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल टाइम के साथ अगर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आइडियल टाइम वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला को कॉपी करो। सर हो गया कॉपी। लिखो एक एग्जांपल। डाटा फॉर 1 वीक, मतलब एक हफ्ते के लिए तुम्हें डाटा दे रहा है। देखो स्टैंडर्ड डाटा 10 men at the rate of 1 per hour, 10 boys at the rate of 2 per hour। आउटपुट तुम्हारा 1000 यूनिट्स। मैंने बोला था कि एक हफ्ता में 10 मेन काम करेंगे जिनको 1 घंटे के लिए 1 रुपया दिया जाएगा। 10 बॉयज काम करेंगे 1 घंटा के लिए 2 रुपया दिया जाएगा। फिर हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। फिर लिखो एक्चुअल डाटा। थोड़ा सा डिले हो रहा है, चलेगा कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिले हो रहा है। एक्चुअल डाटा एक्चुअली 13 मैन काम कर रहे हैं जिनको 3 रुपया पर घंटा दिया जा रहा है। 7 बॉयज काम कर रहे हैं जिनको 4 रुपया पर आवर दिया जा रहा है। फिर एक्चुअल आउटपुट हो रहा है 960 यूनिट्स।
एक्चुअल आउटपुट हो रहा है 960 यूनिट्स। अब लिखो abnormal idle time 2 hour पर लेबर। एक लेबर के लिए 2 घंटा का abnormal idle टाइम, एक लेबर के लिए 2 घंटा का abnormal idle टाइम। कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलो क्या इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है? हाँ सर, वो दोनों इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। तो जब स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट होता है तब हमें रिवाइज्ड बजट बनाना पड़ता है। जब स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट होता है तब हमें रिवाइज्ड बजट बनाना पड़ता है। तो अब जो डाटा बनाएंगे मतलब टेबल बनाएंगे, वो टेबल में तीन कलम रहेगा। देखो डाटा और लेबर वेरिएंस, एक कलम बना वर्कर के लिए, एक कलम तुम्हारा स्टैंडर्ड मतलब बजट, रिवाइज्ड बजट, एक्चुअल। ये होगा बजट, रिवाइज्ड बजट, एक्चुअल। ये भी 3 पार्ट। मतलब आवर रेट अमाउंट, 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 आवर रेट अमाउंट। बोलो मेन। देखो एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड भी एक हफ्ता का, एक्चुअल भी एक हफ्ता का। इसका मतलब तुम इग्नोर करोगे वीक को। क्या कहीं बोला है क्या एक्चुअल 2 वीक लगा? नहीं, एक वीक में स्टैंडर्ड इतना था, एक्चुअल इतना था, मतलब वीक तो कॉमन है ना। नहीं तो तुम ये भी कर सकते हो कि एक दिन में 8 घंटा काम होगा। हाँ, एक वीक में 5 दिन का काम होता है। क्या मैंने बोला समझ में आया? क्या मैंने बोला समझ में आया? बोलो यस नो। देखो एक दिन में 8 घंटा का काम होता है। हाँ, फिर एक वीक में 5 दिन का काम होता है। इसको हम अज्यूम करते हैं कि 1 वीक इज कंसिस्ट ऑफ 5 वर्किंग डेज एंड 1 वर्किंग डे इज कंसिस्ट ऑफ 8 आवर। ये जनरल अजम्पशन होता है।
मतलब एक वीक में 8 इंटू 5 40 आवर्स का काम होगा। तो तुम आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो स्टैंडर्ड आवर मेन का 10 इंटू 40। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि 1 वीक इज 40 आवर, 10 मेन थे, 10 40 आवर काम करेंगे। चलो बॉय का हो जाएगा 10 इंटू 40, रेट 1 2, तो ये 400, ये 800, तो टोटल तुम्हारा हो रहा है 1200। टोटल आवर हो रहा है तुम्हारा 800। अब एक्चुअल के पास चलो। एक्चुअली 13 इंटू 40, क्योंकि एक हफ्ता में तो 40 घंटा काम होगा ना, लेकिन 13 मेन, ये 520 आ रहा है। इधर होगा 7 इंटू 40, ये 280 आ रहा है। 7 इंटू 40, रेट क्या है? 3 रुपया, इधर 4 रुपया, 1560, इधर 1120। देखो 2680। टोटल कितना घंटा का काम हो रहा है जरा एक चेक करो। प्लस 800। अब लिखो आउटपुट। आउटपुट बोलो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना? 1000 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड के नीचे 1000 यूनिट्स लिखो। एक्चुअल आउटपुट कितना? 960 यूनिट्स। क्या एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट डिफरेंट? हाँ सर। अब बनाना पड़ेगा रिवाइज्ड बजट। अब बनाना पड़ेगा रिवाइज्ड बजट। तो रिवाइज्ड बजट का मतलब है, देखो ये तो बजट, ये भी बजट, लेकिन ये बजट 1000 यूनिट के लिए। अब हमें बजट चाहिए 960 यूनिट के लिए। इसको कहते हैं रिवाइज्ड बजट, इसको कहते हैं रिवाइज्ड बजट। जोटा क्वेश्चन रे देइची सेटा बजट फॉर 1000 यूनिट, किंतु हमर दरकार बजट फॉर 960 यूनिट। तो 960 यूनिट रो बजट बनेवा माने हमको रिवाइज्ड बजट बनेया पे पड़ियो। जो लोग पेन ड्राइव बच्चे, वर्चुअल बच्चे, गूगल ड्राइव बच्चे, मैंने उड़िया में कुछ बोल दिया तुम उसको इग्नोर करो। मैंने गाली किया ओडिशा स्टूडेंट्स को। सर क्यों? हमें भी गाली चाहिए? नहीं, तुम लोग तो समझदार बच्चे हो ना, तो इसीलिए तुम्हें गाली नहीं दिया जाएगा। बोलो अगर 1000 यूनिट्स के लिए 400 घंटा, अगर 1000 यूनिट्स के लिए 400 आवर्स, तो 960 यूनिट्स के लिए कितना घंटा होगा? बोलो सर 1000 के लिए 400, तो 400 1000 के लिए, तो 400 हरण डिवाइड बाई 1000 इंटू 960। सर इधर तो 384 आ रहा है। हाँ बेटा 384 आएगा। अगर 400 घंटा 1000 यूनिट के लिए, तो 960 के लिए सर 384। ठीक है।
रेट तो स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा 1 2 384 768। अब बोलो 1152 आ रहा है। बस डाटा हो गया। बस ये हो गया। अब एक काम करो, ये जो टेबल है ना, इसमें थोड़ा सा 2 कॉलम ऐड करो। आप बोलेंगे सर क्यों? ऐड करो, मुझे चाहिए और कुछ डाटा। एक कॉलम ऐड करो, आइडियल आवर, और एक कॉलम ऐड करो, वर्किंग आवर। देखो कहां तुम ऐड करोगे, ठीक है, एक्चुअल के बाद, एक्चुअल के बाद 2 कॉलम ऐड करो, आइडियल आवर फिर वर्किंग आवर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आइडियल वेरिएंस भी हमें कैलकुलेशन करना है। अब बोलो आइडियल आवर एक्चुअल के हिसाब से आएगा, स्टैंडर्ड आइडियल आवर कुछ नहीं होता है, आइडियल आवर एक्चुअल के हिसाब से आएगा। मेन के लिए एक्चुअली कितना मेन वर्कर एम्प्लॉय हुए हैं, बोलो एक्चुअली कितना मेन वर्कर, सर 13। एक वर्कर के लिए आइडियल टाइम 2 घंटा। सर क्या ये 2 घंटा पर डे नहीं, पर वीक, एक हफ्ते में 2 घंटा का आइडियल टाइम होगा। तो 13 वर्कर के लिए 13 इंटू 2 26 आवर होगा। हाँ, कितना बॉयज वर्कर है, कितना बॉयज वर्कर है, सर 7, तो उनके लिए 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 आवर होगा आइडियल टाइम। हाँ, तो मेन के लाइन में लिखो 26, बॉयज के लाइन में लिखो 14। अब बोलो वर्कर को पेमेंट हुआ, मेन को एक्चुअली पेमेंट होगा एक्चुअल आवर के हिसाब से, मेन वर्कर को पेमेंट होगा एक्चुअल आवर के हिसाब से। तो एक्चुअल आवर कितना 520, लेकिन 520 में 26 आवर आइडियल टाइम, तो वर्किंग आवर क्या हो जाएगा सर, 520 माइनस 26, 494, 494 इज द वर्किंग आवर। अब बॉयज का देखो, एक्चुअल पेमेंट आवर मतलब एक्चुअल आवर 280, उनमें से 14 का आइडियल टाइम, तो 280 माइनस 14, ये हो रहा है 266। तो टोटल आइडियल टाइम कितना हो रहा है, टोटल आइडियल टाइम कितना हो रहा है सर 40, टोटल वर्किंग आवर कितना हो रहा है 760। बस टेबल खत्म हो गया। टेबल खत्म हो गया। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं
डिफरेंट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, बोलो। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बोलो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 1152, स्टैंडर्ड मतलब रिवाइज्ड बजट वाला ना, 1152। ये देखो 1152 मेरा रिवाइज्ड बजट मतलब स्टैंडर्ड ना, माइनस एक्चुअल कितना 2680। ये आ रहा है 1528 एडवर्स। ये आ रहा है हमारा 1528 एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस, बोलो लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। सर इधर जो एक्चुअल आवर हम लेंगे क्या एक्चुअल पेमेंट आवर या एक्चुअल वर्किंग आवर? बेटा उनको तो पेमेंट किया जाएगा एक्चुअल पेमेंट आवर के हिसाब से, तो इसीलिए इधर जो एक्चुअल आवर होगा यहाँ पे लिखो एक्चुअल पेमेंट आवर। इधर कभी भी एक्चुअल वर्किंग आवर मत लेना, क्योंकि आइडल टाइम के लिए तुम पेमेंट करोगे। बोलो मेन का क्या होगा? सर 1 - 3 इंटू 520 1040 एडवर्स। बॉय का 2 - 4 इंटू 280 560 एडवर्स। ये टोटल हो रहा है तुम्हारा 1600 एडवर्स। ये हो रहा है तुम्हारा 1600 एडवर्स। फिर देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक चीज याद रखो, इधर जो एक्चुअल आवर लोगे ये हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल वर्किंग आवर। तो इसको याद रखो। जब तुम रेट वेरिएंस कैलकुलेशन करोगे जब तुम रेट वेरिएंस कैलकुलेशन करोगे तो रेट वेरिएंस पेमेंट आवर के लिए आएगा। जब तुम एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेशन करोगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस तुम्हारा एक्चुअल आवर के लिए आएगा, बस और कुछ नहीं। तो मेन के लिए बोलो 384 स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल पेमेंट आवर कितना, सॉरी एक्चुअल वर्किंग आवर कितना 494 इंटू 1, ये 110 एडवर्स। बॉय 384 - 266 इंटू 2,
ये 236 फेवरेबल, दोनों को ऐड करो 126 फेवरेबल। आप बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन मतलब इससे पहले जो एग्जांपल मैंने किया था उसमें आइडियल टाइम नहीं था। अगर आइडियल टाइम होगा तो तुम रेट वेरिएंस के लिए पेमेंट आवर लोगे, एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए एक्चुअल आवर लोगे, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखो आइडियल टाइम वेरिएंस, क्या होगा फॉर्मूला, आइडियल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, आइडियल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो मेन के लिए कितना 26 इंटू 1 26, ये हमेशा एडवर्स होगा। आइडियल आवर हमेशा एडवर्स ही होता है। बॉय के लिए 14 इंटू 2 28 एडवर्स, ये हो रहा है तुम्हारा 54 एडवर्स, ये हो रहा है तुम्हारा 54 एडवर्स। चलो लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, बोलो तुम्हारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था 15 28 एडवर्स। इसका 3 पार्ट है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का 3 पार्ट है, क्या है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस तुम्हारा 1600 एडवर्स आ रहा है, आइडियल टाइम वेरिएंस 54 एडवर्स आ रहा है, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 126 फेवरेबल आ रहा है। अब देखो 1600 एडवर्स प्लस 54 एडवर्स 126 528 आ रहा है, सॉरी 1528। बस यही था लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी का 2 पार्ट है, लेबर मिक्स, लेबर यील्ड।